गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये हमारा एक्साइज जो इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए एक मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करंट अफेयर, पंजाब जीके, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, टैक्सेशन, इकोनॉमी, पंजाबी एंड इंग्लिश का जो एमसीक्यूज हैं, जो 60 क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी ये वीडियो देखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करके खुद से आंसर लगाना है और फिर आपको जो एक्सप्लेनेशन भी साथ में की जाएगी और साथ साथ में आपको उसको नोट भी करते जाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए मैं 10 जो एमसीक्यूज की जो ये है 10 मॉक टेस्ट होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशली फॉर द एक्साइज इंस्पेक्टर। वैसे तो ये किसी भी एग्जाम के लिए सही रहेगी, आप कोई भी एग्जाम हो स्टेट का, पंजाब का, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट स्पेशली ये जो है ये मैंने जो एक्साइज इंस्पेक्टर आने वाला है जो जनवरी में है तो उसके लिए स्पेशल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से बिना देरी किए। मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे लिखा है कि नेम एंड जो नेम लिखे हैं और साथ में जो बॉर्न हुए हैं, कहाँ पे वो बॉर्न हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको पॉज करना है और आपको ही इसका आंसर देना है। तो बुल्ले शाह फर्स्ट है, ए है बुल्ले शाह, वी वारिस शाह, शाह हुसैन एंड शेख फरीद। तो ये सब कहाँ पे इनका बॉर्न हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। तो उसके सामने आपको आंसर भी दिए गए हैं, इसको आपको देखना है कि कौन कहाँ पे है। इसके साथ साथ आपको आंसर नीचे देखिए, आपको मैच करने हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको जो इसका है बुल्ले शाह, बुल्ले शाह कहाँ पे हुए थे, मुल्तान में, तो ये क्या है, फर्स्ट आ गया। ठीक है, और उसके साथ जो वारिस शाह है, वारिस शाह का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था, जंडियाला शेर कहान, ये कहाँ पे है, अभी पाकिस्तान में। तो ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड। और जो शाह हुसैन था, जो आपका उनका जो बर्थ था कहाँ पे हुआ था, लाहौर में। तो ये सीधे सीधे ये आपका थर्ड। तो आपके जो बच गया वो कौन सा है, ठीक है, तो आपका जो ये है ये आपका बच गया, तो ये क्या है, फोर्थ। तो आप ऑप्शन देख लें फोर्थ से जो स्टार्ट होता हो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये दो आपके फोर्थ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी तो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये दो एलिमिनेट। उसके बाद फोर के बाद सेकंड है, फोर के बाद सेकंड है, तो ये आपका जो आंसर बनता है। ठीक है, तो आपको क्या है, एलिमिनेशन करते हुए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है। होप आप सबको सबका जो आंसर है वो मैच करता होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो आजकल एग्जामिनर के फेवरेट हैं, इसीलिए मैंने थोड़े से हाई लेवल भी क्वेश्चन डाले हैं और साथ साथ में जो आपके रिपीटेबल, जो मैंने प्रीवियस ईयर की जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन भैया आपको मैच करना है कौन से वाला आपका आंसर है। तो दिलीप कुमार टिवाना, ठीक है, और इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, शिव कुमार जो बिटालवी है, अमृता प्रीतम है और तनीराम जो चात्रिक हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैच करते जाना है कि जो दिलीप कुमार टिवाना है उनको कहाँ पे हुआ था। तो ये बॉर्न नहीं है, ये उनकी बुक्स हैं। तो यहाँ पे इसको सही कर लें, ये बुक्स हैं जो उनके द्वारा राइट की गई हैं। ठीक है, तो दिलीप कुमार टिवाना के द्वारा कौन सी लिखी गई, अहम हमारा जीवन, तो ये इनका राइट आंसर है। शिव कुमार बिटालवी जी ने लूना जो है इनके द्वारा लिखी गई है। अमृता प्रीतम जी ने क्या लिखा है, दिल्ली की गलियां जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, अमृता प्रीतम। और तनीराम चात्रिक जी के द्वारा क्या लिखा गया है, वो लिखा है गया है नवा जीवन, तो नवा जहान। तो ये जो इसका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका जो राइट आंसर आप देख लें फर्स्ट सेकंड, तो ये फर्स्ट वाला ही आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गवर्नमेंट एक्शन टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फ्लेशन क्या होता है आपको उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन क्या चीज है, इकोनॉमी में वो सिचुएशन है, ठीक है, उसको बोला जाता है जब एवरेज प्राइस जो होता है गुड एंड सर्विस का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, एवरेज प्राइस, ठीक है, एवरेज प्राइस जो है अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन इकोनॉमी, ठीक है, फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, ठीक है, किसमें ये चीज कहाँ पे होनी चाहिए, इकोनॉमी में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसमें बोला जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, रिड्यूस द बैंक रेट, देख लेते हैं, कट द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज द मनी सप्लाई, नन ऑफ अवर। तो इसका जो राइट आंसर है कि वो क्या करेगी, अपनी जो स्पेंडिंग्स है उनको कम कर देगी। Who gave the statement about गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दैट दिस एक्ट इज चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो कौन किसने ये कहा था कि जो 1935 है वो क्या है, चार्टर ऑफ द स्लेवरी है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है देख लेते हैं आंसर। पहले आपने पॉज करके खुद से आंसर देना है, फिर ही आपको देखना है गांधी जी, नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना या राजेंद्र प्रसाद। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये नेहरू जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय,
द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स, तो आपको ये बताना है कि इन्फ्लेशन जो है, मैंने आपको बताया सर्ज इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ड्यूरिंग पीरियड, तो आपको ड्यूरिंग लॉन्गर पीरियड, तो ये आपको ये लॉन्गर वाला भी याद रखना है, कई बार वो स्टेटमेंट में आपसे पूछ लेगा और 4-5 आपसे शॉर्टर पीरियड या लॉन्गर पीरियड ऐसे स्टेटमेंट घुमा देगा। तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये टैक्सेशन का जो एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इसमें इन्फ्लेशन का या फिर इकोनॉमी का रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने जो इकोनॉमी को भी इसमें कवर किया है। तो इसमें हम देख लेते हैं जो होलसेल प्राइस है, कंज्यूमर प्राइस है, रिटेल प्राइस है या नन ऑफ दीज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आपका कंज्यूमर प्राइस। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस के द्वारा क्या है मेजर की जाती है कि इन्फ्लेशन क्या है, कम है या ज्यादा। तो आपको ये भी देखना है कि जो कंज्यूमर प्राइस है, आपको ये भी याद रखना है कि जो कंज्यूमर प्राइस है ये किसके द्वारा जो रिलीज किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम, मिनिस्ट्री, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है, तो इसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको ये भी याद रखना है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को कंसिडर किया जाता है, सर्विसेज को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और जो ये इसका जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ये भी आपको याद रखना है 2012 है, तो ये क्या है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसे ही आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर। ठीक है, तो ये जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम है ये रिलीज करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है, तो आपको जो होलसेल प्राइस है कौन रिलीज करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर। ठीक है, ऑफिस ऑफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑफिस ऑफ, आप इसको नोट कर लें, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर, जो एडवाइजर, तो ये जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, जिसके जो अभी कौन है मिनिस्टर, वो है पीयूष गोयल। तो ये भी आपको ये सब देखिए, साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन जो जब भी आते हैं तो आपको क्या करना है, अगर होलसेल प्राइस आया है तो आपको क्या करना है कि आपको इसके होलसेल जो भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो सब आपको एक बार कंसिडर कर लेने हैं। तो होलसेल प्राइस होता क्या एक्चुअली, जो मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है कि इन इकोनॉमी, ठीक है, इन इकोनॉमी जो कंज्यूमर है कोई सर्विसेज लेता है या फिर जो सर्विसेज या गुड्स खरीदता है, तो उसका जो प्राइस है उसको प्राइस को क्या बोला जाता है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, बट जो प्राइस होलसेलर या मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर प्लस होलसेलर, होलसेलर पेड करता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है होलसेल प्राइस। ठीक है, तो इसका जो बेस ईयर है होलसेल प्राइस का वो है 2011-12, ये भी आपको याद रखना है। और ये आपको ये याद रखना है कि ये ओनली गुड्स के लिए है, इसमें क्या है, ओनली फॉर गुड्स। इसमें जैसे कंज्यूमर की प्राइस एंड से क्या होता था कि गुड एंड सर्विसेज है, बट इसमें क्या है, ओनली एंड ओनली क्या है, गुड्स के रिलेटेड ये इंडेक्स होता है। और किसके द्वारा रिलीज होता है, ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2017 रिप्लेस द क्लीन एनर्जी सेस विद, तो ये किसके द्वारा, ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो क्लीन एयर सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस, प्रोडक्शन सेस और नन ऑफ दिस, तो ये किसके रिलेटेड है, ये है आपका जीएसटी कंपनसेशन सेस के रिलेटेड। डिवैल्यूएशन ऑफ ए इंडियन रुपी ऑन इकोनॉमी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डीवैल्यूएशन। तो इस जो आपको डीवैल्यूएशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि डीवैल्यूएशन होती क्या है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन के रिलेटेड जितने भी, जैसे हमारी जो डीवैल्यूएशन है इकोनॉमी में क्या होता है कि अगर रुपीस की वैल्यू फ्रॉम द, जैसे हम क्या कंसिडर करते हैं कि डॉलर के अगेंस्ट रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, डीवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या होता है कि डिवैल्यूएशन का मतलब है कि रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल रेट, ठीक है, ऑफिशियल जो इंडिया का करेंसी रेट है अगर वो कम होता है फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ अनदर कंट्री, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिवैल्यूएशन। ठीक है, तो मतलब इंडिया की जो रुपीस की वैल्यू अगर कम होती है तो उसके किसके अगेंस्ट, एक्सचेंज रेट पे, तो वो क्या है, उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये क्वेश्चन कौन सी स्टेटमेंट उस सिचुएशन में क्या होगा, तो आपको मालूम है अगर तो रुपये सस्ता होगा तो एक्सपोर्ट हमारा जो है वो एनकरेज होगा, और इसमें क्या होगा, जो इंपोर्ट है उस वो इनकरेज नहीं होगा, तो ये गलत है आपकी स्टेटमेंट। इट नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, यस ये भी इंपैक्ट करेगा। ठीक है, एंड इट रिड्यूस द ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, तो ये भी आपका ट्रेड डेफिसिट को भी कम करेगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या बनता है आपका सेकंड वन, कि इट एनकरेज द इंपोर्ट, नहीं ये गलत है, इट डिस्करेज, ये क्या करेगा, ये डिस्करेज करेगा, क्या करेगा इसको, कि जो आपका इंपोर्ट है वो कम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार रिपीटेबल क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं। तो ये आप सबको आई सपोज की जिसकी कॉमर्स बैकग्राउंड होगी उसका तो ये जो आंसर है वो तो उसको मालूम ही होगा, अदरवाइज अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वो भी इसको आंसर देता है। तो आंसर क्या है इसका, जॉन मार्क एंड केन्स
एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी एंड पीसी महालनोबिस। तो इसका जो राइट आंसर है कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल नंबर 21 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल 2022 डील्स विद द फॉलोइंग सेस। तो ये किसके साथ मतलब जो रूल 21 है ये किसके साथ आपका डील करता है? रिबेट के साथ, एक्सपोर्ट के साथ, इंपोर्ट के साथ, या रिमिशन ऑफ सेंट्रल। तो ये इसका राइट आंसर है फोर्थ वन, रिमिशन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट, जीडीपी इन इंडिया कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको बताना है कि जो जीडीपी है वो किसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, जीडीपी का मतलब ग्रॉस जो डोमेस्टिक जो हमारी है ग्रॉस डोमेस्टिक जो हमारा होता है प्रोडक्शन, उसको जो वैल्यूएशन कौन करता है? ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, इसको जो कैलकुलेट कौन करता है आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन करता है, या नेशनल स्टैटिक ऑफिस प्रोग्राम करता है, आरबीआई करता है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर है नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है। ठीक है, ऑफिस एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम जो है ये इसका क्या करता है? आपका जीडीपी को कैलकुलेट करता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज है आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जो कंजम्पशन। ठीक है, जीडीपी इक्वल टू क्या है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस मतलब जो प्राइस को अगर प्राइस ऑफ ए गुड, ठीक है, प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज को अगर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा। और साथ साथ में मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें? क्या है आपके कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है। ठीक है, कौन कौन से हैं? कंजम्पशन, क्या कंजम्पशन, क्या विद इन इकोनॉमी, क्या इंडिया की कंजम्पशन है टोटल, उसको कंसिडर किया जाता है। कितनी इन्वेस्टमेंट है उसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट के जैसे आपको ब्रिज बनाना है, रोड्स बनाने हैं, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ही हैं, तो ये कंसिडर किए जाते हैं। और नेट फॉरेन जो एक्सपोर्ट है। ठीक है, नेट फॉरेन एक्सपोर्ट मतलब इसमें क्या है कि आप क्या करते हो? हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब हम कुछ चीजें बाहर भेजते हैं और कुछ इंडिया में आती हैं, इन दोनों के डिफरेंस है, उसको क्या बोला जाता है? नेट एक्सपोर्ट। तो इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारा क्या आता है? जीडीपी। जीडीपी क्या है? प्राइस ऑफ ए गुड एंड सर्विसेज विद इन इकोनॉमी फॉर ए पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उसको अगर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो उनमें 4 जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए जीडीपी के बारे में। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स जो है वो आपको मालूम है, एक डायरेक्ट होता है, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट कौन कौन से होते हैं? जिसपे क्या है कि जो सीधा बर्डन किस पे पड़ता है? जो देने वाले पे। इनडायरेक्ट का मतलब है देता कोई और है बट उसका बर्डन जो है वो किसी और पे पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जीएसटी देते हैं, जीएसटी आप किस पे देते हैं? आपको नहीं मालूम, आप जो पेन खरीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है, बट आप जो आपको यहाँ देखिए, यहाँ पे सेलर है, ठीक है, सेलर क्या करता है? उस पेन की जो कॉस्ट है उस पे आपको जीएसटी लगा के देता है। ठीक है, तो आप जीएसटी किसको देते हो? सेलर को देते हो। सेलर क्या आगे गवर्नमेंट को देता है, बट इनडायरेक्टली जो सेलर है आपसे लेके कौन कर रहा है? जो गवर्नमेंट को वापस कर रहा है। ठीक है, बट इनकम टैक्स आप सबको मालूम है कि जो आपकी इनकम है सीधे सीधे आप पे ही लगता है और आप सीधा गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं जीएसटी। यस, ये क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉज करना है और बताना है कौन सी आपका राइट आंसर है या नहीं। तो इसमें से आपको पता है कि जीएसटी क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज भी क्या है? आपका जो एक्साइज है वो भी आपका क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। जो स्टेट है ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। स्टेट का मतलब क्या है कि आपकी जैसे हमारे पूर्वज हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? अब हमारे फादर के नाम पे होती है, फादर के नाम से फिर मेरे नाम पे होगी, तो इन दोनों की जो ट्रांसफर होगी, जो भी कैपिटल होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको हम क्या बोला जाता है? स्टेट ड्यूटी। तो ये क्या है? डायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर आपके ऊपर लग रहा है, तो ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और कस्टम ड्यूटी भी क्या है? आपको मालूम ही है कि ट्रांसपोर्टेशन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी देते हैं, तो उस पर भी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये चीजें जो हैं आप सबको मालूम होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्स और जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो क्या चीज है और कौन कौन से इसमें कैसे फॉल होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जीएसटी। तो हम देख लेते हैं जीएसटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट्स 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2016 है, ठीक है, ये तो राइट है। बाय देन द फाइनेंस जो मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज अरुण जेटली, ये भी ठीक है कि अरुण जेटली जी के होते हुए ही जो जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, ये भी सही है। इट इज डायरेक्ट टैक्स, ये गलत है। अभी मैंने ऊपर क्या बताया? इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप थोड़ा टैक्स देते हो, आप कोई अगर जैसे आप दूध लेते हो या कोई भी, या माचिस लेते हो या फिर कोई खाने पीने की चीज भी लेते हो, तो उस पर आप टैक्स नहीं भरते हो। ठीक है, उस पर कौन क्या करता है? सेलर को आप टैक्स देते हो, मतलब इंक्लूडेड। जैसे आप 5 रुपए है तो 5 रुपए में क्या है? टैक्स भी इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड टैक्सेस होता है। अगर आप उसके पीछे आप अगर पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो उसमें इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड ऐसे वर्ड लिखे होते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अगर ध्यान देंगे तो आप वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर जब भी आप बिल लेंगे तो वो आईजीएसटी जीएसटी के बारे में आप सबको मालूम है, इसके बारे में भी हम जो है
वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिपोर्ट नेम एनवी स्टेट इंडिया 2022। तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो एनवी स्टेटमेंट है, ये कौन सी स्टेटमेंट जो है ये सही है या आपको गलत है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं। रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम implementation. Highlight the challenges disposing the solid waste generated by the state without harming the environment, ठीक है। It calculate the physical supply and use the table to capture the source and destination of the all type of। तो इसमें से जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये रिलीज किसके द्वारा की गई है, ये रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपकी जो भी डिस्पोजेबल जो भी आप सॉलिड्स हैं जैसे वेस्ट है उसको जो हार्म कर रहा है उसके बारे में, ये चैलेंजेस के बारे में इसमें इस रिपोर्ट में लिखा गया है। और इसमें एक और क्या है कि जो भी डेस्टिनेशन है, मतलब जहां पे ये जो गंदगी हो रही है दिल्ली में, उसके बारे के लिए क्या फिजिकली सप्लाई टेबल को कैप्चर करने के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके द्वारा, नीति आयोग, इसरो, डीआरडीओ और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये किसके द्वारा किया गया है, ये किया गया है आपका नीति आयोग के द्वारा। और इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है, गुजरात में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात जो है इसमें क्या है, गुजरात ने क्या किया है, टॉप किया है, ठीक है, टॉप की स्टेट है। नेक्स्ट, इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू यूनेस्को पैनल ऑन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज फॉर द ईयर, ठीक है। तो कौन से ईयर के लिए इंडिया को चूज किया गया है, तो ये देख लेते हैं। 2021 टू 25, 2022 टू 26, 2023 टू 30 तक, या 2022 या 24। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉज करना है और फर्स्ट आप खुद से क्वेश्चन का आंसर देना। तो इसका जो राइट आंसर है 22, 26, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया में जो कल्चरल हेरिटेजेस हैं वो कितनी है, 40 है, ठीक है, 40 है। और 14th कौन सी है आपकी, वो है धौलवीरा, ठीक है, धौलवीरा। और कहाँ पे है वो गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है। और 14th क्या है, इंटेंजिबल, ठीक है। और इंटेंजिबल का मतलब जैसे आपका कोई म्यूजिक, जैसे आपका जैसे कोई हम भक्ति में होते हैं, तो जैसे दुर्गा पूजा है, कुंभ का मेला है, तो ये हेरिटेज जो इंटेंजिबल हेरिटेजेस आती हैं। और धौलवीरा जैसे साइट्स हैं जो हमारी अजंता केव्स हैं, तो ऐसी जो साइट्स हैं जैसे आपका ताजमहल है, तो ये क्या है, ये कल्चरल हेरिटेज है। तो इसको कंजर्व करने के लिए जो यूनेस्को है उन्होंने 2022 टू 26 के लिए क्या किया है, इंडिया को इलेक्टेड किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो ये किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सीएसीपी, नीति आयोग एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर। तो ये किसके द्वारा, ये भी नीति आयोग के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेप्सू वॉज स्टेट एस्टैब्लिश इन विच ईयर। तो आपको ये बताना है, मेरे ख्याल ये तो सबका बहुत फेवरेट क्वेश्चन होगा कि पेप्सू कब एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1948। तो आपको कई बार वो क्या है, डेट भी पूछ सकता है। तो इसका जो एग्जैक्ट डेट है 15 जुलाई 1948। और ये डिसइन्वेस्ट मतलब ये पंजाब कब बन गया था, तो ये पंजाब बन गया था, मतलब जब ये पंजाब में मर्ज कर दिया गया, तो ये कर दिया आपको 1 नवंबर 1956। और आपको मालूम है 1 नवंबर 1966 को क्या कर दिया गया, पंजाब से 3 स्टेट्स को अलग कर दिया गया है, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब। ये 3 स्टेट क्या बन गई थी, ठीक है। तो ये आज का जो मॉडर्न पंजाब है वो कब आया था, 1 नवंबर 1966। तो ये तीनों डेट्स आपको मालूम होनी चाहिए। 15 जुलाई जब पेप्सू जो है वो, इसमें पेप्सू क्या था, ये 8 प्रिंसली स्टेट को कंबाइन करके था। उसमें क्या था, एक हिंदू राज्य था, मतलब एक स्टेट थी, एक मुस्लिम थी मलेरकोटला, हिंदू जो नालागढ़, और 6 जो थी वो सिख थी, ठीक है। और सबसे कौन सी बड़ी थी, पटियाला वाली, और इसकी जो कैपिटल थी वो भी क्या थी, पटियाला थी। नेक्स्ट, इन विच ईयर रविंद्रनाथ टैगोर गॉट नोबेल प्राइज। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल प्राइज कब मिला था वो देख लेते हैं। 1913 को, 15 को, 1919 को, 1920 को। तो ये जो 3 मैंने जानबूझकर डाला है, 3 जो डेट्स हैं, ये तीनों की तीनों जो रविंद्रनाथ जी के साथ, जो टैगोर जी के साथ क्या है, रिलेटेड है। क्योंकि इनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो कब मिला था, 1930 को क्या मिला था, नोबेल प्राइज, ठीक है। उसके बाद 1950 को इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि, ठीक है, नाइटहुड की जो उपाधि है, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा 1950 के जो इनके लिटरेचर, और ये जो 1930 का जो है नोबेल प्राइज वो लिटरेचर के लिए दिया गया था। और कौन से के लिए, गीतांजलि जो इनकी रचना थी, ठीक है, गीतांजलि, उसके लिए इनको क्या है, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। और 1919 को क्या हुआ था, 1919 को उन्होंने क्या किया था, जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको वापस कर दिया था। ड्यू टू, क्यों किया था, जलियांवाला जो आपको सबको मालूम, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग का जो मैसेकर, उसके लिए जो आक्रोश, अपना जो विद्रोह प्रदर्शन करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, 1919 में ये जो नाइटहुड की उपाधि है अंग्रेजों को वापस कर दी।
विच गुरु इज फाउंडेड श्री अनंतपुर साहिब इन पंजाब। तो मेरे ख्याल ये क्वेश्चन जो है, मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है, बट ये एक इजी लेवल है, मेरे ख्याल आप सबको आता होगा। गुरु अमरदास जी जो हमारे 4th गुरु थे, गुरु नानक देव जी जो फाउंडर ऑफ सिख धर्म, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th नंबर के थे, ठीक है, और गुरु तेग बहादुर जी। तो आपको राइट आंसर तो मालूम ही होगा कि ये किसके द्वारा, ये गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा। हु कंपोज द रत्नावली। तो जो रत्नावली है वो किसके द्वारा कंपोज की गई है, ये आपको बताना है। भाई मणि सिंह, भाई वीर सिंह, भाई बाला सिंह या भाई मर्दाना। तो ये आप सबको मालूम है, भाई मणि सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इन विच ईयर बैटल ऑफ फिरोज शाह वाज फाउट। तो ये आपको बताना है कि फिरोज शाह की जो बैटल है वो कब लड़ी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1845, 1939, 1848 और 1849। तो ये आपको बताना है कि कौन सा है। पॉज करें, फर्स्ट ऑफ ऑल बताएं कि ये किसके बीच में लड़ी गई थी और कब लड़ी गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पहले खुद से ट्राई करने हैं, फिर आपको बताना है। ये आपकी बैटल जो हुई 1845, ठीक है, 1845 को ये बैटल हुई थी। और एग्जैक्टली कई बार वो डेट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो 21 दिसंबर, ठीक है, 21 दिसंबर 1845 को ये जो फिरोज शाह की जो बैटल है वे ये हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी। लाल सिंह तेजा सिंह पंजाब की उसके तरफ से, लाल सिंह प्लस तेजा सिंह, ठीक है, जो सिखों की अगुवाई कर रहे थे, वर्सेस किसके बीच में, जो ह्यूज गॉ था, ठीक है, ह्यूज गॉ। और ये जो ब्रिटिशर जीत गए थे, ठीक है। तो ये ब्रिटिशर्स, ये किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा विन की गई थी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो हमारा आपको पता है एंग्लो जो सिख वॉर है, उसकी ये सेकंड बैटल थी, ठीक है। जो महाराणा रणजीत सिंह आप सबको मालूम है 1839 की इनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनको एक मौका मिल गया कि पंजाब को अपने अंदर एनेक्स करने का। तो उन्होंने ये जो बैटल्स थी, ये जंग जो है लड़ी गई। और उसमें क्या हुआ, एट द एंड 1849 को क्या हुआ, जो पंजाब को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्रिप्टो 12, क्रिप्टो वायर, क्रिप्टो सोल्यूशन, क्रिप्टो एक्स। तो ये किसके द्वारा, क्रिप्टो वायर के द्वारा। विच इज नॉट द 7 पिलर ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एनविसेज बाय द नीति आयोग। तो ये आपको बताना है कि जो नीति आयोग है, आपको मालूम है कि नीति आयोग जो है उसने किसको रिप्लेस किया था, प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 15 मार्च, ठीक है, 1950 को। और कब इसने रिप्लेस कर दिया था, 1 जनवरी जो 2015 को क्या नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। और नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, पीएम। खुद पीएम जो होते हैं ये क्या होते हैं, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो 7 पिलर्स हैं, मतलब जो इसका बेस है, मतलब नीति आयोग का जो बेस है, उनमें से ये, इनमें से कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताया कि नॉट के बारे में पूछा। ये देखिए, जो जब भी ऐसे क्वेश्चन देखने तो आपको ये नॉट, जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको बड़े ध्यान से इसके बारे में देखना है कि एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। ये ना हो आप कुछ एग्जामिनर पूछता कुछ है, हम आंसर कुछ दे दें और हमें आता क्वेश्चन जो है वो हमारे हाथ से चला जाए। तो इसीलिए जब भी अपने एग्जाम में जाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मतलब प्रेजेंटली रहना है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर देना है। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर देके और आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपके हाथ से जाता हो, ठीक है। तो आपको ये बताना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉज करें, ठीक है, और बताएं कि इसका जो राइट आंसर क्या है। मैं तो आपको बता ही दूंगा। तो जो इसके 7 पिलर से मैं आपको साइड पे लिख रहा हूँ, आप इसका नोट कर लें। ये जो क्वेश्चन है ये काफी फेवरेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि काफी रिपोर्ट्स अब नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई हैं। 2 और 3 तो मैंने आपको ऊपर MCQs में ही डाली है। तो सो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी जो प्लानिंग करती है, ठीक है। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो पिलर है वो क्या है, प्रो पीपल, ठीक है। फर्स्ट क्या है, प्रो पीपल, इसके 7 पिलर हैं। तो सेकंड क्या है, प्रो एक्टिविटी, प्रो एक्टिविटी। थर्ड क्या है, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन। फोर्थ क्या है आपका, एम्पावरिंग, एम्पावरिंग। फिफ्थ है इंक्लूजन फॉर ऑल, ठीक है, इंक्लूजन फॉर ऑल, फॉर ऑल। 6 है आपका इक्वलिटी, इक्वलिटी। और 7th क्या है आपका, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो हम इसमें देख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी है अपना, पार्टिसिपेशन है, प्रो जो पीपल है वो भी है, एम्पावरिंग भी है। तो एफिशिएंसी नहीं है। देखिए हमें जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और इसमें आपको बता ही दिया मैंने क्या कि नीति आयोग का जो चेयरमैन कौन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि गवर्निंग काउंसिल होती है, जिसमें क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है। और जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होते हैं यूटीज के, उनको जो उनकी मीटिंग होती है, ठीक है। तो जो हमारा नीति आयोग है उसके जो अभी प्रेजेंट के CEO कौन है, परमेश्वर अय्यर है। और वाइस चेयरमैन कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसके जो वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के एट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग,
इसरो, डीआरडीओ, नीति आयोग और आईसीएमआर। तो आप सबको इसके मैंने आपको डेट्स भी बताऊंगा और साथ साथ में आपको ये बताना है कौन सा पर्सन किसके साथ रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं इसरो के साथ कौन रिलेटेड है। आप सबको मालूम है इस टाइम जो इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ हैं। डीआरडीओ के कौन है, जो समीर कामत हैं। नीति आयोग के मैंने जो है पीएम, जो चेयरमैन कौन है, पीएम मोदी जी हैं। और आईसीएमआर कौन कौन है, राजीव बैल। तो हम देख लेते हैं फर्स्ट का जो हमारा है आंसर, तो वो है आपका सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का आपका है बी, फर्स्ट का बी आ गया, फर्स्ट का बी आ गया। और जो सेकंड है उसका अपना आ गया डी। तो बी और डी कहाँ पे है तो आप देख लें। ठीक है, तो बी और डी और थर्ड सी, तो ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए और आपको ये भी मालूम होना चाहिए इनकी डेट्स। मैं इसके साथ साथ में इनकी डेट्स भी लिख देता हूँ कि ये कब एस्टेब्लिश हुए। ठीक है, तो इसरो का आप सबको मालूम है ये आपका कब हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 में। ये कब हुआ, 1 जनवरी आपका ये आई थिंक 1958 को हुआ था, 1958 को। ठीक है, नीति आयोग आप सबको मालूम, मैंने बता ही दिया 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1915 को। इसने किसको रिप्लेस किया था, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, आईसीएमआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी जो फाउंडेशन थी 1911 को हुई थी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जो इसरो का बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। डीआरडीओ का कहाँ पे है, दिल्ली में। और आईसीएमआर का कहाँ पे है, दिल्ली में। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी बताता जा रहा हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन गुरु अर्जुन देव जी बिल्ट बॉली, तो ये आपको बताना है। ये भी आपको आई थिंक क्वेश्चन आता ही होगा। अमृतसर, लाहौर, तरनतारन और बठिंडा। तो इसका राइट आंसर है लाहौर। नेक्स्ट, द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी, तो ये आपको बताना है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसके कौन सी पर्सनैलिटी के साथ है, किसकी बुक है, द कपिल देव, मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, मनप्रीत सिंह। तो ये किसकी बुक है, ये मिल्खा सिंह के ऊपर है। नेक्स्ट, इन विच ईयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो ये आपका जो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि कब जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो इलेक्शन कमीशन कब एस्टैब्लिश हुआ, 1950, 52, 55, 47। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका 1950। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट जज इन द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, तो ये आपको बताना है कि हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में फर्स्ट जज कौन थी। तो एना कैंडी, जो फातिमा बीबी, लीला सेठ और बीएन रगना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एना कैंडी। और बीजी जो फातिमा बीबी है वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट जज थी। ठीक है, और जो नगरत्न है 2027 में ये क्या बनेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आज तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ वुमेन नहीं बनी है। तो ये फर्स्ट, अगर ये 2027 तक अगर ये रहती हैं तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर कनेक्टेड विद द सरहंद कैनाल, तो ये आपको बताना, ये भी आपको आई थिंक आता ही होगा, घग्गर, चेनाब, सतलुज और ब्यास। तो आपको मालूम है कि जो सतलुज के साथ कौन सी है, सरहंद कैनाल। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इसकी जो लेंथ है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्कला पार कनेक्ट द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट विद चाइना, किन्नौर इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो आपको ये बताना है कि जो शिपकला पास है वो कनेक्टेड करता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है आपका, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल को जो चाइना के साथ जो है वो कौन सा दर्रा है, जो पास है वो करता है शिपकला पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री और 0 डिग्री। तो ये कौन सा चैनल है, ये है 10 डिग्री। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप सबको मालूम होने चाहिए। फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट, ठीक है, द फर्स्ट इंडियन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री, तो किसने की थी, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या बी आर नंदा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। Who released the report titled Development in India Balance of the Payment during the first quarter 2021 और 22, तो ये किसके द्वारा, आरबीआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो किसके द्वारा, आरबीआई। आरबीआई कब, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरबीआई कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1935 में। ठीक है, 1 अप्रैल ये जो है। और यंग हिल्टन जो कमेटी थी उसके द्वारा ये इसकी जो रिकमेंडेशन दी थी, यंग हिल्टन कमेटी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी रिकमेंडेशन के द्वारा ये आई थी आपकी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, यंग हिल्टन कमेटी थी। ठीक है, और उसके साथ आपको ये भी होना है कि ये जो है ये नेशनलाइज कब हुआ था, 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था आरबीआई। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मालूम होने चाहिए। और आरबीआई मिलिट्री पॉलिसी के रिगार्डिंग कौन जो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट,
पंजाबी के हम देख लेते हैं, शब्द जोड़ा वाला शब्द चुनो, ठीक है। तो आपको राइट आंसर राइट वाला बताना है, शहर, शहर और शहर। तो ये आप सबको मालूम है कि शहर के जो स्पेलिंग है ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत गोरी शब्द दे हेठ लिखे विचों की है, पड़नाम है, क्रिया है, या संख्यावाचक विशेषण है, या गुणवाचक विशेषण है। तो आपको मालूम है ये क्या है, गुणवाचक विशेषण। ओह दिन डुब्बा अखान पूरी करो, जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा, खुश होना, ता मोलियां दा की डर, सिर विच सुआ। तो इसका ਇਹਦਾ राइट आंसर है जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। अदक वाला ठीक शब्द चुनो। तो ਇਹਦਾ जो आंसर है पेन, पेन, पेन और पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पेन। उस्ताद दा समानार्थिक मतलब जो ਉਹਦਾ बिल्कुल एग्जैक्ट ਉਹਦਾ शब्द होवे, प्रशंसा, ईर्खा, दुश्मनी, कमंड। तो उस्ताद दा मतलब की ਹੁੰਦਾ है, प्रशंसा। नाम किन्ने प्रकार ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ठीक है। तो ਇਹ किन्ने प्रकार ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 5 6 8 4। तो ਇਹਦਾ जो आंसर है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ है। हम इंग्लिश का देख लेते हैं, चूज द ऑपोजिट ऑफ द एडवेंटियस, ठीक है। तो एडवेंटियस वर्ड जो हैगा उधर तुसी क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने इसका ऑपोजिट बताना है, ठीक है। तो प्लैंड, फॉल्स, डॉपी और वेक। तो इसका आप जो ऑपोजिट है क्या बनता है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लैंड। तो इसका ऑपोजिट पूछा गया है, तो ऑपोजिट क्या होगा, वेक, ठीक है। इसका एडवेंटियस का मतलब क्या होता है, प्लैंड, मतलब जो अनप्लैंड, ठीक है। अनप्लैंड होता है मतलब वेक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो प्लैंड बनेगा, ठीक है। एडवेंटियस का मतलब क्या बनता है, अनप्लैंड, मतलब जो प्लान करके ना किया गया हो। तो इसका जो आंसर ऑपोजिट पूछा गया है, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, प्लैंड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपोजिट वर्ड ऑफ द ट्रेंच, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि इसका जो ऑपोजिट वर्ड क्या बनेगा। तो ट्रेंच का मतलब होता है शार्प या फिर कीन, मतलब बड़ा तरीके से देखना। तो इसका जो ऑपोजिट क्या होगा, वो होगा वेक, ठीक है। इसका जो ऑपोजिट है वो है वेक, और इसका सिमिलर क्या बन जाएगा आपका, कीन और शार्प। आपको यहाँ पे बताना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट टोल्ड बाय मी टू यू, रिमेंबर ऑलवेज व्हाट आई टोल्ड यू, ऑलवेज व्हाट आई टू रिमेंबर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है आप सबको मालूम है, आई थिंक ये तो आप सबको आता ही होगा, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू। चूज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एबल टू सूथन, ठीक है। तो इसका जो आपको बताना है कि इसका बेस्ट मीनिंग प्लेसेबल, सॉफ्ट, काइंड और कॉग्निटिव। तो क्या होता है इसका, प्लेसेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है। फिर अगेन से अस्टिक डिसिप्लिनर कौन होता है, आर्टिस्ट होता है, टर्बाइन होता है, कोहेस्टर होता है, मार्टिनेट। तो इसका राइट आंसर क्या है, मार्टिनेट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज लोएस्ट लिटरेसी। तो आप सबको मालूम है कि लोएस्ट जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है, मानसा में। ये मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, 2011 के सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेंसस चल रहा है, ठीक है। उसके कभी भी जब भी आएंगे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा, बट अभी तक क्या है, 2011 ही कंसिडर किया जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह डाइड इन विच ईयर, ये आप सबको मालूम है 1839 को इनकी डेथ हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट विंड वेलोसिटी। तो ये आपको बताना है कि जो हाईएस्ट वेलोसिटी होती है किसमें होती है, थंडरस्टॉर्म में, हुरिकेन या टाइफोन या टॉर्नेडो। तो ये किसका राइट आंसर क्या है, टॉर्नेडो में सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है। ये तूफानों के नाम है। हु रिलीज द रिपोर्ट नेम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। तो ये आपको बताना है ये किसके द्वारा किया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी। तो ये जो रिपोर्ट है एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ये होते हैं कि जो बर्ड्स, एनिमल या फिर जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, फिश होती हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है उसके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग को देखता है। तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनती है उसको क्या बोला जाता है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड वाइड जो नेचर फंड है उसके द्वारा ये रिलीज की जाती है। इंडिया मिशन कर्मयोगी सपोर्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड द कर्मयोगी। तो ये किसके द्वारा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, आरबीआई, तो यूनिसेफ। तो ये किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कर्मयोगी जो मिशन है इसको सपोर्ट किया गया है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी। तो ये मेरे ख्याल इसमें से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन देखे जा सकते हैं आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो 2020 में बनाई गई थी, ठीक है। अब क्या है कि आप सबको मालूम है कि जो 10+2 का जो फॉर्मूला था, ठीक है, 10+2 जो हम सब पढ़े हैं 10+2 के हिसाब से, तो वो क्या है, अब क्या है, अबॉलिश कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो हम देख लेते हैं क्या इसमें स्टेटमेंट्स हैं। एम्फेसाइज ऑन अर्ली केयर, चाइल्ड केयर, एजुकेशन, फाउंडेशन, लिटरेसी, न्यूमरेसी। चलो देख लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द न्यू 533 एकेडमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। थर्ड, रिकमेंडेशन गिवन बाय द कस्तूरी रंगन कमेटी, रिपोर्ट सबमिट ऑन 31 मई 2019।
तो इसमें क्या है कि एम्फेसाइज ऑन चाइल्ड केयर, ये तो राइट है। एजुकेशन, फाउंडेशनल एंड लिटरेसी, न्यूमरेसी, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका एकेडमी मैंने बताया आपको कि 10+2 का जो है वो आपका क्या है, उसको खत्म करके क्या है 5-3, ठीक है, 5-3-4 ये जो एकेडमिक स्ट्रक्चर है इसको किया गया है, ठीक है। ये 5 जो है ये आपके जो रिलेटेड टू चाइल्डहुड केयर है, फिर जो आपका ये जो 4 है ये स्कैंड्रिकल है। ऐसे ही आपको ये जो 5-3-3+ है इनको बांटा गया है कि आपके अकॉर्डिंग टू आपकी जो एज है उसके अकॉर्डिंग। रिकमेंडेशन गिवन बाय द कस्तूरीरंगन कमेटी, यस, जो कस्तूरीरंगन जी थे इसके चेयरमैन थे, इसी के नाम पे क्या बन गए, कस्तूरीरंगन कमेटी थी। और इसकी जो रिपोर्ट है वो कब 31 मई 2019 को सबमिट कर दी गई। तो ये इसके सारे जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बनते हैं हाई लेवल जो क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसा ही आएगा आपसे। अगर यहाँ पे जैसे 30 मई 2020 डाल के आपसे पूछ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए आपको इसके बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, हु इज लाइबल टू पे एक्साइज ड्यूटी, तो ये आपको बताना है कि एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा दी जाती है, सेलर के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, बायर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये किसके द्वारा, जो प्रोड्यूसर होता है उसके द्वारा दी जाती है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट रिलीज बाय, ठीक है, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट है किसके द्वारा रिलीज की है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो ये किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन जो पॉपुलेशन फंड है उसके द्वारा रिलीज की जाती है। ऋषि सुनक बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड के, बिलोंग टू विच पार्टी, तो आपको ये बताना है, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तो ये किसके द्वारा, कंजर्वेटिव पार्टी है और 57th नंबर के हैं, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। Which of the following statement is incorrect about the साहित्य अकेडमी, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है। स्टार्टेड इन 1964, गिवन बाय द साहित्य अकेडमी न्यू दिल्ली, गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी, ठीक है, लिटरेचर, गिवन द 24 लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, अनुराधा रॉय अवार्डेड फॉर द इंग्लिश लिटरेचर इन 2022। तो इसमें जो स्टेटमेंट बनती है आपकी गलत क्या है, फर्स्ट वन, क्योंकि ये 1954 को जो स्टार्टेड किया गया था। नेक्स्ट, विलेज डिफेंस गरुड़ स्कीम लॉन्च बाय विच स्टेट एंड यूटी, तो ये विलेज डिफेंस गरुड़ जो है इसमें क्या है कि आपके जो विलेज के जो भी यंगस्टर होंगे उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी बाय द लोकल्स, जो आर्मी या पुलिस है, फॉर द जो गार्डियन बन सके। तो ये किसके कहाँ पे हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। छाता स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट, तो ये आपको बताना है छाता स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो ये उड़ीसा के द्वारा की गई है। और छाता के लिए कंजर्वेट जो रेन का वाटर है उसको रिजर्व करने के लिए ये छाता स्कीम लॉन्च की गई है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्लीनेक्स, जो स्लीनेक्स एक्सरसाइज होती है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एक्सरसाइज स्लीनेक्स हैज कंडक्टेड बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है, ये तो बिल्कुल राइट आंसर है। इट वाज द 11th एडिशन, ठीक है, 2022 का एडिशन कौन सा था, ठीक है, ये बताना है आपको, यहाँ पे लिखा नहीं गया पूरा। इट इज बीइंग कंडक्टेड इन 2 फेसेस, फर्स्ट विशाखापट्टनम, सेकंड इज वेस्ट बंगाल, ये तो बिल्कुल सही है और ये भी सही है, 2 फेसेस में होता है। ये वाला आपका गलत है क्योंकि ये 9th एडिशन था, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिशन जो कुशल कर्मी, ठीक है, तो कुशल कर्मी जो है उसके रिगार्डिंग जो मिशन स्टार्ट हुआ है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी गलत है कौन सी सही है। लॉन्च बाय द जो दिल्ली गवर्नमेंट ऑन 6 जुलाई 2022, मिशन इज टू अपग्रेड द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, लॉन्च बाय द डिप्टी सीएम ऑफ जो मनीष सिसोदिया जी के द्वारा। दिस प्रोग्राम इज प्रोवाइडेड टू जो ऑन जॉब स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, तो आपको बताना है कौन सी वाली जो गलत है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है ये है आपकी सेकंड वन, क्योंकि ये क्या है, जो अनस्किल्ड पर्सन है, अनस्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड, उनको क्या करना है, स्किल्ड बनाने के लिए ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है, कौशल कर्मी, ठीक है, कुशल कर्मी, ठीक है। और ये किसके द्वारा, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया था, 6 जुलाई 2022। और ऑन जॉब, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑन जॉब मतलब वो जॉब करते रहेंगे, उनको पे भी दी जाएगी और साथ में उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G20 समिट, क्योंकि अभी आने वाली जो है आपको मालूम है 2023 की जो समिट है वो किसने करनी है, इंडिया ने होस्ट करनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडिया विल होस्टेड G20 समिट इन 2023 एट न्यू दिल्ली। 17th समिट was held in Indonesia. President of India will be the Sherpa forthcoming G20 summit, ठीक है। G20 is formed in 1999। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 17th एडिशन हुआ था आपका इंडोनेशिया में और 18th कहाँ होगा, इंडिया में। और इसका जो शेरपा होगा कौन होगा, पीयूष गोयल जी, पीयूष गोयल, ठीक है। और वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो हमारे हैं उनके जो मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके शेरपा नहीं होंगे। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ये जो मॉक टेस्ट है खत्म होता है। होप आपको आपने ये अटेम्प्ट अच्छे से किया होगा। ऐसे ही ये जो 10 मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है, आप सबके लिए 10 मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है। आप सबको इनको अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से करना है और फिर आपको इसको सोल्यूशन और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको हमारा विद्या
हब ट्यूटोरियल जो हमारा चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आपको इसकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।